जी, तो आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 7 है और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज क्यू। अब मेरी बात सुने, करना हमने क्या है। फर्स्ट कर ले, मेरे पास एक क्लोज सरफेस है फुटबॉल की शक्ल में, ठीक है। इसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, इसको मैं नाम दे देता हूं क्यू का, और ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस के अंदर से गुजर के बाहर आ रही हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर से पास कर रहा है। यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट करना है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने जितनी दफा भी सरफेस बनाया था वो एक प्लेन था, सीधा सरफेस था, लेकिन ये तो कर्व्ड सरफेस है। अब क्या करें? करना हमने कुछ ऐसा है कि ये कर्व सरफेस प्लेन सरफेस के तौर पे बिहेव करना शुरू कर दे। मुझे एक बात बताएं, ये तो हम जानते हैं ना जमीन गोल है, लेकिन मैं यहां खड़ा हूं, मुझे तो ये गोल नहीं लग रही, मुझे तो ये प्लेन लग रही है। इसकी क्या रीजन है? इसकी रीजन ये है कि जमीन बहुत बड़ी है, उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, और हम उसके थोड़े से हिस्से पे खड़े हैं, इसलिए हमें वो प्लेन लगती है। यहां भी कुछ ऐसा ही सोचना पड़ेगा हमें। अब देखिए, अगर मैं इस स्फीयर को इकट्ठा देखूं, ओवरऑल देखूं, पूरा इमेजिन करूं, तो जाहिर बात है ये कर्व्ड है। लेकिन अगर मैं इसको जूम कर दूं और इसके थोड़े से हिस्से को देखना शुरू कर दूं, तो मुझे ये प्लेन ही लगेगा। यहां भी ऐसा ही करना हमने ये है कि हमने इस क्लोज्ड सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना है। जैसे आप इमेजिन करें फुटबॉल जो पैचेस से मिलके बनता है, अगर आप उस अकेले पैच को देखें ना तो वो थोड़ा कर्व लगता है। आप उसको जितना छोटा करते जाएंगे, जितना सब डिवाइड करते जाएंगे, पैचेस उतने ही प्लेन लगते जाएंगे। जैसे शुरू में हमने बड़े पैचेस बनाए, हमें ये कर्व लग रहे थे। अब आप इनको मजीद छोटा कर लें, जितना छोटा डिवाइड करते जाएंगे, हर पैच उतना ही प्लेन बिहेव करता जाएगा। तो कुछ ऐसा ही हमने किया। फर्ज कर ले, हमने इसको जितने पैचेस में डिवाइड किया है ना, उनका नाम हम रख लेते हैं डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 अप टू सो ऑन। अब हर पैच चूंकि प्लेन बिहेव कर रहा है, तो हर प्लेन का कोई ना कोई वेक्टर एरिया भी होगा। और वेक्टर एरिया किस तरफ होगा, जरा गौर करें। अगर मैं ओवरऑल फुटबॉल को इमेजिन करूं, तो ये वेक्टर एरिया फुटबॉल के लिहाज से रेडियली आउटवर्ड होगा, बाहर की तरफ, क्योंकि हर प्लेन का 90 के एंगल पे अगर हिसाब लगाया जाए तो वेक्टर एरिया इसी डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ। और अगर आप हर पैच के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड गौर करें, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, तो वो भी आउटवर्ड है। अब मैं यहां पर काफी सारे पैचेस की मैं बात करता हूं। सबसे पहले हम डेल्टा A1 की बात करते हैं। डेल्टा A1 का वेक्टर एरिया और डेल्टा A1 के अंदर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नाम हम E1 वेक्टर रख सकते हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल है। इसी तरह मैं किसी डेल्टा A2 एरिया की बात करता हूं और उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, फर्ज कर लें वो E2 है, और ये भी आपस में पैरेलल है। किसी थर्ड एरिया की बात करते हैं जिसका वेक्टर एरिया डेल्टा A3 और वहां से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड E3, ये भी आपस में पैरेलल है। चलते चलते आखिरी पैच की बात कर लें, डेल्टा AN, और डेल्टा AN का जो वेक्टर एरिया है और उस डेल्टा AN के अंदर से पास करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका नाम मैं AN रख देता हूं, वो भी आपस में पैरेलल है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि थ्रू आउट आप किसी भी सरफेस को देख लें, किसी भी पैच को देख लें, हर जगह फ्लक्स मैक्सिमम है। क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जब वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल 0 हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है।
तो हम ऐसा करते हैं, हर पैच के लिए अलग अलग फ्लक्स निकालते हैं। अगर मैं फर्स्ट पैच की बात करूं तो उसका फ्लक्स क्या होगा, वो बनेगा E1 डॉट डेल्टा A1। इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या बनेगा, E1 डेल्टा A1 कॉज ऑफ 0, क्योंकि एंगल तो 0 था दोनों में, और कॉस 0 तो 1 होता है मैक्सिमम। तो आपके पास E1 डेल्टा A1 बच गया। इस फ्लक्स को फाई E1 कह दे, क्योंकि ये फर्स्ट पैच का है। इसी तरह सेकंड पैच का फ्लक्स निकालें, फाई E2, ये क्या आएगा, E2 डेल्टा A2 इंटू कॉज ऑफ 0, कॉस 0 यहां भी 1 हो गया, तो आपके पास E2 डेल्टा A2 बच गया। फिर इसी तरह फाई E3 निकालें, वो बनेगा E3 डेल्टा A3। चलते चलते आखिरी फ्लक्स भी निकाल लें, फाई EN, और वो आपके पास आएगा EN डेल्टा AN। फिर अगर मैं ओवरऑल सारे क्लोज्ड सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स निकालना चाहता हूं तो मैं इन सारे छोटे छोटे फ्लक्सेस को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स टू द होल क्लोज सरफेस इज इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3 अप टू फाई EN। अब फाई E1 फाई E2 सबकी वैल्यूज पुट कर दी हमने। अब आती है एक और इंपॉर्टेंट बात। देखिए, चार्ज तो बिल्कुल स्फीयर के सेंटर पे पड़ा हुआ है, और स्फीयर के सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप देख लें, सेंटर से फासला तो एक जैसा है। इसका मतलब है हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन में फर्क है। डेल्टा A1 के अंदर से जो गुजर रही है उसकी कोई और डायरेक्शन है, डेल्टा A2 के अंदर से जो गुजर रही है उसकी कोई और डायरेक्शन है। इसीलिए तो हमने इनके वेक्टर्स के नाम डिफरेंट रखे थे। पहले वाले को मैंने E1 कहा था, दूसरी वाली को E2 कहा था, आखिरी वाली को EN कहा था। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे ना तो इनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी। क्यों? क्योंकि सेंटर से ये एक जैसे फासले पे है, और अगर आप चार्ज से एक जैसे डिस्टेंस पे कहीं भी खड़े होकर देख लें, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि मैं E1, E2, E3, EN, अब चूंकि यहां इस वक्त ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखी हुई है तो मैं इन सब को इक्वल कर सकता हूं, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है। E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E3 अप टू EN, और इन सब की जगह मैं E लिख देता हूं। जब आप इन सब की जगह E लिख देंगे तो E तो कॉमन आ जाएगा। जब आप E को कॉमन निकाल लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बच गया डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अप टू डेल्टा AN। और ये जो बाहर A है ये तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले टॉपिक में इसका फॉर्मूला बनाया था। क्या था? E का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये R क्या है? R तो सेंटर से फासला है, जिसे हम रेडियस ऑफ स्फीयर कह सकते हैं। अब आते हैं ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है। अब गौर करेंगे, सारे पैचेस के एरिया का सम है, और जब आप सारे पैचेस के एरिया का सम करेंगे तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। और पूरे स्फीयर के सरफेस एरिया का एक फॉर्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर। तो आप उस ब्रैकेट के अंदर जो भी सम था उस सारे की जगह 4 पाई R स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप गौर करें, नीचे वाला R स्क्वायर ऊपर वाले R स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 4 बाई 4 पाई से कैंसिल हो गया। हमारे पास सिर्फ क्या बचा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फाइनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब आप गौर कीजिए, एप्सिलॉन नॉट जो है ये तो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसके बारे में मैं पहले ही आपको कूलम्स लॉ में बता चुका हूं। अगर यहां कहीं कोई मीडियम आ जाता, डाइलेक्ट्रिक मीडियम चार्ज और सरफेस के दरमियान में, तो फिर यहां एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R भी आ जाना था। ठीक है, यानी अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाता। इसकी पूरी डिस्कशन हमने कूलम्स लॉ में की हुई है।
और ऊपर क्या बचा, चार्ज। हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज क्यू, ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है टोटल चार्ज पे जो क्लोज सरफेस के अंदर पड़ा हुआ। दूसरे नंबर पे ये डिपेंड करता है कि अंदर मीडियम कौन सा है। अगर तो फ्री स्पेस है फिर तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट से काम चल जाएगा, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी लिखना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कंडीशन। ये वाला फॉर्मूला सिर्फ तब वैलिड है जब ये सरफेस क्लोज्ड होगी। अगर आप फुटबॉल का एक पैच ओपन कर देंगे ना तो ये सरफेस ओपन हो जाएगी, फिर ये क्लोज नहीं रहेगी। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। एक आखिरी बात, अब गौर करें, आपको फॉर्मूला में कहीं भी रेडियस नजर आ रहा है? फॉर्मूला में तो सिर्फ लिखा हुआ है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर रेडियस नजर नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। आप इस स्फीयर की शक्ल सूरत थोड़ी चेंज भी कर लें, यानी मैं बैलून फर्ज कर लूं और बैलून के अंदर यही वाला चार्ज पड़ा हुआ है, तो याद रखें फ्लक्स भी सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस शेप पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ दो चीजों पे डिपेंड करता है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस और दूसरे नंबर पे मीडियम पे, जो शुरू में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये था सारा का सारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस वाला लेक्चर।